नमस्कार। अनुस्वार मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम डॉक्टर संजीव कुमार से कुछ बातचीत करेंगे। आप जानते हैं डॉक्टर संजीव कुमार साहित्य जगत में, प्रकाशन जगत में, संपादन में एक विशिष्ट हैसियत रखते हैं और पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से इनका साहित्य सामने आया है। मैं इनका अनुस्वार मंच से स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार वशिष्ठ साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम चर्चा करने के लिए हमारा नाम चुना और हमें बड़ी खुशी है कि साहित्यिक यात्रा पर आपके साथ में विचार विमर्श और चर्चा होगी, बल्कि यूँ कहें चाय पर चर्चा होगी। बिल्कुल 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 जी सर। तो पहले तो आपका परिचय मेरे सामने है। जी सर। वैसे भी मैं आपको काफी समय से जानता हूँ, तो आपका जो परिचय है उसमें आपका क्षेत्र जो है वो साहित्य का नहीं लगता। एक नज़र हम जब देखते हैं तो आपने एलकॉम, एलएलबी, पीएचडी की है और आईटीआई कानपुर से जैसी संस्थानों से आपने अपना जो शिक्षा है वो ग्रहण की और बेंगलुरु के संस्थान कार्य जी तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपका क्षेत्र जो है वो साहित्य से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सही आजकल सामान्यतः जो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो साहित्यकार माने जाते हैं। जो इस क्षेत्र से चाहूंगा कि इस हमने बहुत से साहित्यकार देखे हैं, लेकिन जो अधिवक्ता है, एडवोकेट नहीं है, जो वकील भी हो और साहित्य लिखता हो, क्योंकि ये दूसरा एक क्षेत्र है बिल्कुल। तो जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप साहित्य क्षेत्र में कब और कैसे जुड़े। बड़ा माकूल सवाल है और वास्तव में अनिवार्य भी। मेरी साहित्यिक यात्रा मेरी 12-13 साल की उम्र के साथ शुरू हुई। पहले एक पाठक के तौर पर और उसके बाद फिर लेखक के तौर पर। मेरी पहली कविता 1977 में ऋतंबरा में छपी थी जी और वहाँ से मैं अपनी वास्तविक यात्रा मानता हूँ। वो पहली कविता मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि उससे पता चले कि हमारी यात्रा किस स्तर से प्रारंभ हुई थी। हेलो, सुन रहे हैं सर? जी हाँ जी जी शीर्षक है जी मैं प्रतीक्षा हाँ हूँ। जी, आ रही आवाज आ रही आपकी, जी सर। बोलिए। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है नहीं आ रही है आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आ रही। जी फिर से पढ़ता हूँ। प्राण तेरे हाँ प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती रथ में। स्नेह के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। तो ये हमारी पहली प्रकाशित कविता है और यूं कहिए कि साहित्यिक यात्रा का आरंभ भी यहीं से। जी जी। जी सर। तो इसमें वैसे तो ये कहा जाता कि हर साहित्यकार, प्रत्येक साहित्यकार कविता से ही अपना लेखन आरंभ करता है। प्राय बहुत से जी कहानीकार हैं, नाटककार हैं, जी लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन में जी कविता से ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जो पीछे साक्षात्कार किए थे, 250 तो साक्षात्कार आप किए, समझते हैं उनमें क्यों कविता ही क्यों। 80 से 90% के बीच में लोगों ने कविता से ही जी अपनी लेखनी प्रारंभ की। हाँ, कविता से शुरू किया। जी जी जी। जी क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, जैसे भीष्म सानी जैसे कहानीकार भी
ये मानते हैं कि उन्होंने भी शुरू में कविताएं लिखी। जी बेशक बाद में उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि साहित्यकार जो है वो अपना रास्ता खोजता है, और बहुत सालों बाद उनसे पता लगता है कि वो किस विधा में ज्यादा पैठ रखता है या पारंगत है, या कौन सी विधा जी उसको जी जी। ज्यादा पसंद है। तो बहुत से लोग कविता के साथ साथ फिर और विधाओं में चले जाते हैं। हमें ऐसे एक दो व्यंग्यकार मिले जिन्होंने शुरू में अच्छी कविताएं लिखी, बाद में वो जी जी। व्यंग्यकार हो गए, तो आप कहते हैं मैं व्यंगकार बन गए। व्यंग्यकार हो गया तो मैं कविता कैसे लिखूं। तो मैंने सारी उनकी फाइलें निकलवा कर उनकी किताब छाप के दे दी, नादान अभिव्यक्तियां। अच्छा अच्छा। क्योंकि शुरू में कई लोग फिर बताते हुए नहीं है कि हमने कविता लिखी है, ऐसा भी होता है। जी सर। क्योंकि जो एक प्रारंभिक लेखन है वो उतना मेच्योर जिसको कह सकते हैं वो भी स्वाभाविक। नहीं होता है। तो उस तरह से स्वाभाविक। जो लोग कहानीकार बन गए, व्यंगकार बन गए, वो फिर नहीं मानते कि हम कवि भी है या हम कविता भी लिखते हैं। मैंने तो बचपन की मोहब्बत नहीं छोड़ी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बाद में भी आपका जो रुचि है वो ज्यादा काव्य में रही है, क्योंकि आपने इतने 14 प्रबंध काव्य लिखे, और काव्य संकलनों की संख्या भी आपकी बहुत ज्यादा है। तो 100 आधा से आधा अधिक सेंचुरी क्रॉस कर लिया। जी, आधे 100 से ज्यादा आपकी किताबें छपी, उनमें ज्यादातर जी सर। कविता कविता की किताबें हैं। जी 107 तो किताबें हो गई टोटल। जी जी। तो ये भी अच्छी बात है कि आपने जो कविता को पकड़ा उसे अभी तक निभाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जल्दी ही, आजकल थोड़ा ये भी है कि कविता के लिए बहुत कठिन समय है आज क्या, बहुत पहले से आप कह सकते हैं कि कोई इसे छापना नहीं चाहता, इसकी कहते हैं किताबें बिकती नहीं है। तो ये कठिनाई कविता में बहुत रही है। तो बहुत से लोग हतोत्साहित होके कविता का मार्ग छोड़ बैठे देखिए, मेरा और विचार उनको है इस दूसरी विधाएं संदर्भ में। डाली। ये भी है ना सर, साहब के ऐसा कारण रहा होगा। जी सर मेरा विचार इस संदर्भ में यह है कि दो कारण हैं। पहला तो ये कि जो कविता लिखी जा रही है वो कविता नहीं है, गद्य है। जी दूसरी चीज, उस गद्य जी में जी, भी बिल्कुल कहीं कोई बिल्कुल। तारतम्य नहीं है, वो यथार्थ के नाम पर पता नहीं कौन सा अर्थ लिख दिया जाता है। जी 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 तो जी पाठक को लगता है इसमें समझ में क्या आ रहा है। अगर यथार्थ है तो वो तो मैं जी। जानता हूँ, ठीक है। हम्म। और अगर जी जी जी। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं नहीं जानता हूँ, तो जानने की जरूरत क्या है। हाँ इसलिए वो बिल्कुल कविता बिल्कुल। से उन्मुख होता जा रहा है। वरना कविता एक ऐसी विधा है जिसने लोगों की चेतना जगाई है। मैं फिर से वही एग्जाम्पल जी जी दूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो कविता थी, वंदे मातरम, जी जी। लोगों को ऐसा हाँ जगा जी दिया था कि उसका उसकी आवाज सुनते ही, उस गीत की आवाज सुनते ही लोग चल पड़ते थे निकल के घर से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि कविता में बड़ी दम है। पहले चारण होते थे जो कविता सुनाते थे सेना को, सेनापतियों को, और उनको उत्तेजित करते थे ताकि वो युद्ध में पूरी चेतना के साथ जाएं। तो कविता का तो बड़ा रोल रहा है। और सच्ची बात तो ये है कि सबसे प्रथम विधा भी कविता ही रही है। दूसरी चीज, कविता में आप जी किसी जी। अन्य विधा की कोई भी बात को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य विधा हम्म। में कविता की बात अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो कविता तो सशक्त माध्यम है। सबसे पहले कविता, फिर दूसरा नाटक, बाकी विधाएं धीरे धीरे बाद में आई। जी जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप कहोगे मैं तो कथाकार हूँ और बिल्कुल बिल्कुल। आलोचना किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे आप देखें जितने हमारे पुराने पौराणिक ग्रंथ हैं वो काव्य में लिखे गए हैं। सब काव्य लेकिन में पहले लिखा, तो हर चीज कविता में लिखी जाती है, जैसे समय लिखे महाभारत जाते, है, संस्कृत रामायण में, है, संस्कृत सब से काव्य लेकर। में है। या आप कहानी भी काव्य में लिख रहे हैं, नाटक भी काव्य में लिख रहे हैं। जी। हाँ, सारा साहित्य जो है संस्कृत का आप देखेंगे तो भाई खंड लिखा काव्य गया है। क्या है? लेकिन खंड हिंदी काव्य में ये कि बहुत से कविता। इसमें बदलाव आए और कई आंदोलन कविता में हुए। जी। और जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि खंड काव्य क्या तो है, एक उस कहानी है। बदलाव आने से कई बार जैसे पत्रिकाओं में, जी हाँ कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल। कहानी है, वो कहानी कोई कविता में लिखा गया है। जी जी। जी। तो उन उसे काव्य बदलाव आने क्या से कहना कविता में चाहिए? धीरे धीरे, हाँ, जैसा कि आपने कहा कि एक गद्य कविता का जो एक रिवाज चला एक समय में, अभी भी है। तो उसमें बहुत सा गद्य ही वो कविता के रूप में आपको पत्र पत्रिका में देखने को मिलने लगा। तो मैं समझता हूँ उससे कविता का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि काव्य में जो एक रस होना चाहिए, जो एक भाव है, जी वो जी नई कविता में आता है। लेकिन जो बिल्कुल ही आप गद्य लिख देंगे
और जी कई बार ऐसा भी है कि जो गद्य है वो कविता से कहीं ज्यादा जी प्रभावपूर्ण रहता है। आप पुराना गद्य पढ़ें, जी। पुराने ललित निबंध पढ़ें, तो उसमें कविता से ज्यादा स्वाद आता है। हाँ, तो वाक्य डॉक्टर साहब प्रसाद दूसरी, काव्यम। जी, हाँ जी, हाँ जी, दूसरी बात, आपके जो काव्य हैं विशेषकर, उसके बारे में ये है कि आपने पौराणिक आख्यानों, पौराणिक पात्रों पर जी सर। बहुत कुछ लिखा है। जी सर। और आजकल ऐसा भी है कि पौराणिक संदर्भों पर बहुत कम लोग लिख रहे हैं, नहीं के बराबर है। क्योंकि पहले कविता में भी बहुत प्रयोग करते थे लोग पौराणिक संदर्भों का, अब वो लोग नहीं करते। जो नए कवि हैं वो कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने कोई पौराणिक संदर्भ उठाया हो। लेकिन आप राम की शक्ति पूजा से लेके, कामायनी से लेके, अंधा युग तक कितने नाटक, उपन्यास और कहानियां तक लिखी गई जो पौराणिक संदर्भों को लेकर कही गई हैं। तो आपने जो इसमें एक पुनर्जीवित किया इस विधा को पौराणिक आख्यानों में, काव्य में लिखने का, वो जी, बहुत ही एक स्वागत योग्य है। धन्यवाद क्योंकि सर। आजकल हमें ऐसा मिल नहीं रहा है। जो हम कोर्स में पढ़ते थे, बहुत से नाटक, बहुत से काव्य, या आप जिनको खंड काव्य कहते हैं, वो सारे पौराणिक संदर्भों पर जी सर। लिखे जाते थे और बड़े चाव से पढ़े भी जाते थे। लेकिन वो परंपरा एकदम से टूटी है। जी लेकिन ये बड़ा स्वागत योग्य है आपका काम कि आपने इस जी परंपरा जी, को मेरा काम जो है ना बेसिकली फिर दो से उजागर क्षेत्रों किया में है। है। तो इस दो। तरफ खासकर जो पौराणिक आख्यान है, पौराणिक जी, जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इस दो। तरफ आप कैसे, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि, प्रेरणा तो ये है कि जब मैंने अध्ययन कार्य शुरू किया तो मैंने पौराणिक ग्रंथ भी पढ़े और आधुनिक जो किताबें थी, जी, पुस्तकें थी, रचनाएं थी, उनको भी पढ़ा। और विशेष करके छायावाद में, छायावादी कवियों का सबका बड़ा गहन अध्ययन किया। तो जब पौराणिक कथाएं पढ़ रहे थे तो उसमें ये ऐसा जी, दिखने दिखा मेरे को कि कई ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में न्याय नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि बहुत हम्म, से ऐसे चरित्र भी हैं जिनको पढ़ के सोचना आवश्यक है और उनको आज के परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है, ताकि जी, वास्तविकता का या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उनकी अंतर स्थिति का पता लगाया जा सके। तीसरी जी, चीज, अगर कोई चरित्र अपने मूल काव्य में उभर कर नहीं आया तो उस चरित्र को उभर करके सबके सामने लाना। एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक रचना की है, भानुमति। जी, 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 भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी महाभारत में भानुमति का नाम कहीं नहीं आता। जी, तो एक इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर अगर छूट रहा है तो उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता मुझे लगी। तो इसीलिए हमने इधर की तरफ अपना रुख रखा। और अभी जी, तक जी, मैं समझता हूँ तकरीबन 1 दर्जन पौराणिक आख्यानों पर ही हमने महाकाव्य लिखे हैं, ये प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनमें से जी, जी, एक तो महाकाव्य कहता हूँ मैं, क्योंकि उसमें काफी जो गुण है महाकाव्य के वो मिलते हैं, माधवी। जी, जी, हाँ और जी, जी, और बाकी जो है ना वो उनको खंड काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें पूर्ण जी, संपूर्ण जीवन का की चर्चा नहीं है कैरेक्टर का। हम्म, लेकिन माधवी में माधवी के पूरे जीवन की चर्चा है। और जी, ये 300 पेज की किताब है। जी, जी, इस तरह है। हाँ, इसमें वैसे हम जो आज यथार्थवाद की बात करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे महाभारत है, उस जैसा कोई यथार्थवादी ग्रंथ नहीं है, देखिए, महाभारत में भी आज गेयता है, तक लिखा नहीं रस गया है, कि रस है और उसमें, गेयता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और दूसरे उसमें जो चरित्रों का निर्माण किया गया है किस तरह से, जी और कितना उसमें बताया गया है, कितना उसमें नहीं बताया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे पात्र है महाभारत में जैसे जिनको आपने उठाया भी है, भानुमति जैसे, जी। और जैसे कुंती है, कर्ण है, बहुत सी चीजें हैं जो उसमें कई स्पष्ट नहीं होती। हाँ लेकिन ऐसा भी है कि इनमें एक
अन्याय की बात भी आती है कि इस तरह उन लोग, खासकर महिलाओं से जी। अन्याय हुआ है, जैसे आपका अहिल्या अहिल्या जो काव्य है, कि हाँ, किस अहिल्या तरह पर मैंने उनसे अश्व अन्याय उस लिखी। युग में होता रहा अहिल्या और पर किस मैंने तरह उस अश्व अन्याय लिखी। को जस्टिफाई भी किया जाता रहा। जी। उस जी, तो तो उस जी, हमने उर्वशी लिखी, हमने अहिल्या लिखा, हमने माधवी लिखी, हमने भानुमति लिखी, और वर्तमान में हिडिंबा पर लिख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उसको हिडिंबा आपने हिडिंबा और उसके बच्चों का रोल जो है जो ना बहुत महत्वपूर्ण रहा महाभारत में, लेकिन रेखांकित नहीं हुआ जैसा होना अच्छा, चाहिए। क्योंकि ये डिमांड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी जी, हाँ, क्योंकि वो एक प्रसंग के बाद उसका पता नहीं लगता कि क्या हुआ, जी। क्या जी। नहीं हुआ। जबकि जबकि हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने एक, बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया था महाभारत में। मैं घटोत्कच के बेटे देखने के बर्बरीक ने लिए, भी क्योंकि बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया था। तो इस तरीके से इन सब की चर्चा होना आवश्यक लगता है। जी, हाँ, बहुत 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 बहुत, मतलब महाभारत का पूरा जो, जी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो और पूरा उन्होंने पूरे युद्ध का जो एक मोड़ दिया था उसको कर्ण को जी। बचाने के लिए, वो सारा घटोत्कच पर ही जाता है। जी। जी। जी, और इसके बाद हमने जो नया चरित्र लेकिन इन उठाया है, जो नया चरित्र उठाया है वह उत्तरा का। जी, अच्छा अच्छा, उत्तरकालीन जी जी, समय में अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ, फिर हाँ जी, अभिमन्यु की का वध हुआ, और फिर उसके हम्म, बाद में उसके बेटे परीक्षित के साथ अश्वत्थामा ने बड़ा गड़बड़ किया। तो इन सारी हाँ चीजों जी, हाँ को जी, देखते हुए ये उचित प्रतीत होता है कि उत्तरा के चरित्र को भी रेखांकित किया जाना चाहिए, उसको स्पष्ट किया हाँ, जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी हम जी, दो कैरेक्टर पर फिर काम कर रहे हैं, हिडिंबा और उत्तरा। अच्छा, उत्तरा पर, हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि ये, क्योंकि इसमें महाभारत में पूरा कई चीजें स्पष्ट नहीं होती है और बहुत से पात्रों का एकदम से आते हैं और फिर बाद में गायब हो जाते हैं, तो उन रामायण पर काल से सर रामायण काल से सर हमने दो घटनाक्रम उठाए हैं। एक तो सीता जी की अग्नि परीक्षा और उसका निष्कासन, जी और जी, दूसरा रावण यानी लंकेश्वर। तो लंकेश्वर का जो चरित्र हमने उठाया है जी जी, हाँ जी, उसमें ऐसे किया है कि उसका पूरा जीवन है वो फ्लैशबैक में आता है, और जब वो अगले दिन युद्ध में जाने जी वाला जी, होता है तो उसको सारी स्मृतियां याद आती हैं। तो इस तरीके से उसको लिखा है। हम्म, और अग्नि परीक्षा में सीता के जी लंका से आने के बाद अग्नि परीक्षा, और फिर बाद में उसका वनगमन, ये दोनों दृष्टांत लेकर जी के जी, अग्नि परीक्षा के नाम से, कि ये प्रेस में है दोनों किताबें, अग्नि परीक्षा और लंकेश्वर। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि ऐसे प्रसंगों में बहुत से प्रश्न भी उठते हैं आज की, कैसे हुआ होगा और किस तरह हुआ होगा, हाँ, जो कि उसमें स्पष्ट नहीं किए गए हैं। वो और स्पष्ट नहीं ये है। और हाँ, दूसरे प्रश्न उसी टाइम जिंदा रह गए कि भाई ये ऐसा जी, हुआ क्यों, ये घटनाक्रम हुआ, हुआ क्यों। हाँ, तो वैसे भी कहीं है, कहीं कहीं उसकी स्पष्टता नहीं मिलती कि क्या रीजन रहा, जी क्यों ऐसा हुआ। तो उनको भी पहचानना, उनको उत्पत्त करना, उनको सोचना, उनको जी प्रस्तुत करना, और उनके विरुद्ध अगर कोई सफाई है तो वो सफाई दी जा सके, जी ऐसा जी, प्रयोग रहता है सर। जी जी, क्योंकि ऐसा भी है कि हमारे जो पौराणिक जितने भी आख्यान है, जितने ग्रंथ हैं, उनमें हमेशा एक प्रश्न करने की जो है वो गुंजाइश रहती है, हर हर जगह प्रश्न उठाए जाते हैं, क्योंकि नहीं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की कुछ जो कह दिया उपदेश की तरह वो मान लिया जाए। नहीं। हर जगह हर ग्रंथ में प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे महाभारत में आप देख लीजिए, कृष्ण के चित्र पर भी कितने प्रश्न उठाए गए, ठीक बात। कुंती के चित्र, हर कुंती के, दुर्योधन के, या युधिष्ठिर के, जी। यानी जी। जो एक सत्यवादी माने गए, उनके चरित्र पर भी प्रश्न उसी समय के उठता है रचनाकार सर, ने उठाए हैं। नहीं उठता है, प्रश्न उठता है। युधिष्ठिर को ही अगर ले लें, हाँ, सब शायद जगह, ये भी किसी समय हमारी एनालिसिस का हिस्सा होंगे। हाँ, हो सकता है, युधिष्ठिर क्योंकि को ले लें तो सबसे पहले तो जी, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, दूसरी तो चीज ऐसे, दूत क्रीड़ा, हाँ, जी, और दूत क्रीड़ा में बिना किसी अनुशासन के दूत क्रीड़ा करना, करना, हाँ जी, और फिर सारे परिवार को, पत्नी को वो दाव पर लगा देना, गांव पे तो लगा बहुत देना। सी चीजें हैं, हाँ जी, बहुत सी चीजें हैं। तीसरी तीसरी चीज ये है
कि द्रौपदी को जब जीत के लाए थे जो अर्जुन, तो कुंती ने अंदर से कह दिया कि पांचों बांट लो। उस टाइम युधिष्ठिर का फर्ज होता था कि वो बोलते कि माँ आप संशोधन करिए अपने विचार में, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि समझ तो लें कि है क्या, लेकिन इसका मतलब ये हुआ वो उस टाइम कामलोलुप थे। जी उन्हें लगा इतनी सुंदर स्त्री मिल रही है तो बटा जी। बाट में भी मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम्म। ये स्पष्ट करता है कि युधिष्ठिर कामलोलुप थे। जी जी। तो उनके चरित्र पर हाँ, भी ऐसी बहुत बहुत सारे सी प्रश्न चीजें उठते हैं। हैं। बहुत सारे हाँ, प्रश्न बिल्कुल, उठते वो हैं। भी लिखा जा सकता है। हाँ जी जी। ये चीज। क्योंकि जैसे कृष्ण के, जो हमारा कृष्ण का चित्र है, वो भी कई बहुत ही विलक्षण है, और बहुत ही कई जो विरोधाभास हैं, या आप कह सकते हैं किस तरह उन्होंने राजनीति को संभाला या उसे आगे बढ़ाया, उस पर भी बहुत सी चीजें हैं। इस तरह हर पात्र पर कुछ हर न बात कुछ पर, जो है वो लेकिन दिमाग कृष्ण के उठा बारे में सकते इतना हैं। कह सकता हूँ कि राम और कृष्ण की तुलना में कृष्ण एक ज्यादा सधे हुए, समाज से बंधे हुए, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है जी। ना, और कढ़े हुए चरित्र के तौर पर सामने आते हैं, तो उनको जी योगीराज जी। कृष्ण कहना या योगवीर कृष्ण कहना ज्यादा उचित लगता है मुझे तो। जी जी। हाँ, वो तो है, क्योंकि जितने उनके जीवन में, उनके क्रियाकलाप में जितनी विविधता है, जितनी विलक्षणता है, राम का पात्र तो एक सीधा साधा कह सकते हैं, नहीं, राम और राम आदर्शवादी राम भी के कह पात्र सकते के हैं, बारे में लेकिन बताता हूँ। कृष्ण के पात्र में बहुत सी जटिलताएं हैं। कृष्ण के पास में जटिलताएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये कि कृष्ण ने लोगों को स्थापित होने के लिए मदद भी बहुत करी, सहारे भी बहुत दिए। 16,000 रानियां जो कहा जाता है, तो हाँ 16,000 बिल्कुल। स्त्रियों को जी जी। सहारा दिया जीवन का। तो इस तरीके की जो जी जी, बिल्कुल। चीजें हैं, उससे ये लगता है कि वो समाज के आदमी थे, और समाज के साथ जुड़ हाँ हाँ, करके समाज। समाज की समस्याओं को हाँ, निराकरण करके बिल्कुल बिल्कुल। राजाओं का हम्म। संगठन करके उन्होंने भारत को एक खंडी हाँ, बनाया। एक किया, एक किया। जबकि राम क्योंकि के उनका जीवन भी जी, जबकि राम के अगर कैरेक्टर की तुलना एक करते हैं, जो। तो राम के चरित्र की तुलना करते हैं, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ किस लिए गया, जब वो अपनी पत्नी की मर्यादा नहीं हाँ बचा सके, किसी और की मर्यादा हाँ। उन्होंने बचाई नहीं, तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम हम्म किस लिए हम्म उठाएगा। हम्म। लेकिन कृष्ण के पात्र में बहुत सी चीजें बड़ी स्पष्ट भी हैं, जो उन्होंने बहुत जो अच्छा जो है किया। हाँ, तो उसमें कृष्ण के सारी पात्र। चीजें। हाँ, हाँ उन्होंने अच्छा किया, और श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमारे हाँ जी। सामने आया, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने उन्होंने जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत जिसको गीता में दिए हैं। पारदर्शिता कह सकते हैं वो, पारदर्शिता, उनका जो ऑब्जेक्ट होता था वो क्लियर होता था उनके कि किए मुझे गए। ये करना है या नहीं करना है। ये एक विशेषता कृष्ण के जी जी, चरित्र, बिल्कुल। जबकि राम के चरित्र में ऐसा नहीं मतलब मिलता। बहुत ही क्लिष्ट, और अगर ऐसा गहराई से नहीं है जी, देखा जाए उनका तो राम। बहुत ही क्लिष्ट और एक अद्भुत सा चित्र है, जो आप कहते हैं। जी सर। राम के चरित्र में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि राम इंफीरियरिटी हाँ, कॉम्प्लेक्स से लदे हुए हैं, क्योंकि या उनका। वो स्वार्थी जीव हैं, अपनी ही सोचते हैं, नहीं बाकी किसी की नहीं सोचते। हाँ। ऐसे व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा जा सकता है, जो स्त्री को गर्भवती हम्म। अवस्था में बाहर निकाल दे और उसके बाद 12 साल तक खबर न ले कि वो मरी की जिंदा है, बच्चों का क्या हुआ। बिल्कुल। इसमें इसमें कोई हम्म। मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात जी नहीं है। जी। इसमें तो ये लगता है कि आप डरपोक किस्म के आदमी तो हो। इसमें बहुत सी चीजें हैं, जो हमारे उपाख्यान है, कि जैसे एक सत्यकाम जवाल नाम से जवाब। उपाख्यान है, हाँ। बहुत ही बढ़िया। उसमें भी बहुत सी, हाँ, उस समय के समाज की चीजें बताई गई हैं, छोटे छोटे जो हमारी कथाएं हैं उसमें महाभारत में मिलती हैं। जी। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं और लिख सकते हैं। मैंने अग्नि परीक्षा में और सीता और राम के संवाद के बीच इस प्रकार के प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया। जी जी। वैसे बहुत से प्रसंग हैं, और आपसे अ, हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीजें जिन पे पहले लिखा नहीं गया है, जो बहुत सारे प्रश्न उठाती हैं, उन जी पे सर। आप आगे काम करेंगे, जरूर क्योंकि सर। ये तो बहुत विशाल है हमारा
हाँ सही पौराणिक बात है। साहित्य इतना विशाल है कि जी इस पर काम हो सकता है आगे भी। जी तो इस पर आगे थोड़ी बात बढ़ाते हैं कि आपने इन पौराणिक आख्यानों पर काव्य लिखने के अलावा और जो साहित्य के क्षेत्र है उनमें भी बड़ा बहुत काम किया है। जैसे बाल साहित्य पर आपने बहुत काम किया है, जी सर। आलोचना के कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, जी सर। और आप पर भी कुछ बहुत सारे अ, आलोचना के ग्रंथ लोगों ने लिखे हैं, जिससे आपके कृतित्व और व्यक्तित्व पर हमें रोशनी मिलती है देखने को। जी तो सर। इसमें विशेषकर मैं आलोचना के बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि समीक्षा या आलोचना पर बहुत से प्रश्न आज नहीं, बहुत पहले से उठाए जा रहे हैं। आज भी वैसे उठाए जाते हैं कि एक जो निष्पक्ष समीक्षा है वो नहीं होती है। बहुत सा ऐसा चला है कि एक दूसरे पर लोग लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, जिससे जो सही मूल्यांकन है वो सामने नहीं आता है। तो देखिए इस मैं बारे में जी देखिए मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी वस्तु के प्रस्तुत करने में जी यथार्थ का प्रयोग करता हूँ। जी जी मैं किसी वस्तु की बिंब खींचने में, उसका चित्र खींचने में, उसको अभिव्यक्त करने में यथार्थ का उतना प्रयोग नहीं करता जितना कि मैं जी जी अभिव्यक्ति में करता हूँ। हम्म। आपने अगर मेरी पुस्तक खामोशी की चीखें देखी हो, जी जी तो उसमें आप ये देखेंगे कि हमने निरपेक्ष भाव से सारे जी पक्षकारों के बारे में लिखा है। जबकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसी ऐसे किसी विषय पर लिखना और उसके बाद में उसके परिणामों को देखना। तो मैंने क्या किया, सबको लिखा ब्लंटली कि भाई तुम्हारा ये रोल चल रहा है। तो वैसे ही पौराणिक ग्रंथों में भी कल्पना का समावेश तो करना पड़ा, उसको ड्रामेटाइज तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो लिखने लायक 4 लाइन की कहानी बचती है। तो उसमें भी हमने ऐसा प्रयास किया है कि जो घटनाक्रम जी चरित्र के साथ जुड़ता हुआ महसूस हो, या चरित्र के साथ बिल्कुल सप्लीमेंट्री लगे, पूरक लगे। तो है, या 58 के ग्रंथों के बारे में पूरा डिटेल मिल जाता है। जी 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 सर। हाँ, खैर ऐसी किताबों की बड़ी एक उपाधि तो रहती है कि जिसके बारे में आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पढ़ा है, तो बहुत सारी जानकारी ऐसी पुस्तकों से हमें मिल जाती है। शोध क्योंकि को सारा सर तो आप पढ़ भी नहीं सकते किसी का। जी, वो शोध को सरल बनाने के लिए शुरू मैंने से किसी ढाई ने सौ किया है तो इंटरव्यू किए, है ना सर। जी शोध जी को जी सरल बनाने के लिए मैंने 250 साहित्यकारों के इंटरव्यू किए, 150 साहित्यकारों के ऑडियो विजुअल हैं जो अच्छा अच्छा यूट्यूब पर हैं, और 101 जी जी साहित्यकारों के लिखित जवाब प्राप्त हुए थे। तो वो एक अच्छा अच्छा पुस्तकाकार रूप में अभी जनवरी में आ जाएंगे। जी जी तो ये ये तो भी बहुत शोध बड़ी कार्यों बात है, के लिए क्योंकि ये भी शोध कार्यों के लिए किया मैंने। इससे जो जी हाँ उसी, क्योंकि इससे कई जी साहित्यकार हैं उनके बारे में पूरा जानकारी नहीं मिली, कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से ले सकता है, क्योंकि जी, सारा पढ़ा जाना भी संभव नहीं है कि सब एक साहित्यकार की आप सारी किताबें पढ़ पाओ। तो बड़ा मुश्किल काम है। इस दृष्टि से ऐसी किताबें आना बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी भी साहित्यकार के बारे में जी, हमें थोड़ा ज्ञान देती है कि इन्होंने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। अब हम एक इसी तर्ज पर तैयार कर रहे हैं व्यंग की व्याकरण। अच्छा जी जी इसमें व्यंग के बारे में जो हमारी सोच है, जो समझ है, जो सीखा मैंने, वो लिख रहा हूँ, ताकि अच्छा एटलीस्ट नवोदित लोगों को तो पता चल जाए कि व्यंग क्या है, व्यंग के क्या तत्व क्या क्या है, जी व्यंग जी का इतिहास क्या है, हम्म और किस प्रकार से ये सैटायर नहीं बल्कि व्यंग है। जी तो जी इस तरीके की सही सारी चीजों पर प्रकाश डालने के लिए की पुस्तक लिखी है। जी जी आशा है फरवरी तक आ जाएंगे साहब। अच्छा। हाँ, क्योंकि व्यंग पर तो बहुत जरूरी है कि आजकल जो व्यंग का बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ है, इसी समय में तो बहुत कम लोग लिखते थे, लेकिन आज कुछ सालों से और विधाओं को छोड़कर बहुत से लोग व्यंग लिखने लगे हैं, और
एक बाढ़ जैसी आ गई है व्यंग की बाढ़ विधाएं। आ गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उस कि कई सवाल भी हो जाते हैं, किसी अखबार का कॉलम लिखता है तो उसमें ये भी सवाल उठते हैं कि उसकी जो एक गुणवत्ता है, जी देखिए, या जो दो ही विधाएं विशेष रूप से चल रही हैं आज की डेट में। सरलता आनी चाहिए, जो एक उस पे स्पष्टता आनी चाहिए, या जो संदेश बहुत सारे व्यंग्य लिख रहे हैं। हाँ जी, विषय वही आजकल है, क्योंकि विषय तो वही है, उन्हीं पे लिखना है। आजकल दो ही विधाएं चल रही हैं, व्यंग और कविता। हाँ, व्यंग, क्योंकि कुछ भी व्यंग लिख दो, तो छोटी फूटी लाइनों में लिख दो तो कविता हो जाती है। हाँ, अब बिल्कुल, पर भले इससे सपाट बयानी हो लेकिन वो व्यंग हो जाता है। तो यही दोनों चल रही हैं, बड़ा विस्फोटक स्थिति है। लेकिन कविता के प्रति पाठकों को आकर्षित करने के लिए ये आवश्यक है कि वही उसको नए इससे स्वरूप में इसका लाए। मान भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि से लोग हैं वो अखबारों के लिखने का पैरा या दो दो पैरे का व्यंग भी वो अखबार वाले दे रहे हैं, तो एक सेकंड सर। जी। हाँ, नहीं वो कहाँ भेजा, 19 में भेजा कि 31 30 में? उसको 30 में बोल दो क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रहा। सॉरी सर। जी जी, हाँ जी। तो सारे मजे तो लेखक के हैं सर। लेखक कहता मैंने बड़ी मेहनत करी, तो जितनी मेहनत करी उतना तो आनंद मिल ही रहा है। नहीं, वो तो है। और प्रकाशक को क्या आनंद मिला, वो पैसे भी लगाए, किताब छापे, किताब बेचे। आपको जब आवश्यकता पड़े तो आप कह दो इनको किताब भेज दो, उनको किताब भेज दो, समीक्षा में भेज दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा बुक्स लें उनका परिवर्तन, उनका पेमेंट ना करें आप, उनसे कहते हैं रॉयल्टी में काट लेना। हम्म। लोग 500-500 रुपए का पेमेंट करने में चिंदीगिरी करते हैं सर जी। जी जी, हाँ, ये तो हित तो होता है, ऐसा तो है। हम्म। और बोलेंगे कि 5 किताबें हमें दे दीजिएगा, बाकी तो जैसा आपको ठीक लगे। अरे 5 किताबें आपको दे देंगे, वो भी मुफ्त दे देंगे, तो कास्ट कहाँ से रिकवर होगी? कौन सी किताब हम्म, आसानी से बिकती है आज की डेट में? कविता वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बिकती। बिल्कुल। और उसके बाद में इस प्रकाशक को गाली सुनाते हैं। शहरी कठिनाइयां तो अब ज्यादा हो गई हैं, पहले से भी बढ़ गई हैं प्रकाशकों पे भी, क्योंकि जो एक खरीद वगैरह का सिस्टम था उसमें भी बड़ा एक भ्रष्ट भ्रष्टाचारी सा तंत्र, उसमें भ्रष्ट तंत्र था, आया है, लेकिन आ निकल गया तो है। जाता था, माल तंत्र निकल आ तो गया जाता था। है, हाँ। तो उससे भी बड़ी दिक्कत है, जैसे अब दूसरी फील्ड में भ्रष्टाचार है, उससे ज्यादा कहीं किताबों की बिक्री में हो गया है, क्योंकि हर जगह वो उसी तरह का लेन देन चलता है। और तो अच्छा साहित्य बुरा साहित्य भी नहीं कहा जाता, कि वशिष्ठ अच्छा है साहब, तो लेना है या बुरा नहीं लेना है। वशिष्ठ साहब तो पिछले 1 वर्षों में कागज के दाम 2 गुनों से अधिक हो चुके हैं। जी जी। और जिस पुस्तक की कास्ट 200 रुपये आ रही, उसको 100 रुपये में या 125 रुपये में बेचने के लिए करता है लेखक। और जब कह दो अच्छा तुम खरीद लो, हम्म। तो 5 किताबें 10 किताबें खरीद निकल, बस हमें तो इतनी ही चाहिए। अरे भाई आप लिख क्यों रहे हो? जब आप लिख हाँ, रहे हो तो उसे जनता तक पहुंचाने का भी तो फर्ज आपका है। हम्म, दैहिक बिल्कुल। पुत्रों को तो आप लाखों रुपए खर्च थोड़ा करके पढ़ाते लिखाते हो, और मानसिक पुत्रों के लिए हम्म, आपके पास में 1000 रुपया भी नहीं है। और थोड़ा ये भी है, जब से ये बिक्री वगैरह में सरकारी तंत्र आया है, या बिक्रियां बंद बंद हो गई हैं बहुत जगह, तो अब रही नहीं है। आधे से ज्यादा जो उससे पब्लिशर हैं वो आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुतों ने काम छोड़ दिए, अब क्योंकि पहले लोग खुद भी हमारा किताबें खरीदते थे। हमारा तो सर कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी साहित्यकार हम्म, पहले हूँ, प्रकाशक बाद में। तो इसलिए हमारे को उतना नहीं लगता, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम तो है ही, हमको भी महसूस होती, पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं हाँ ना हाँ सर। हाँ हाँ, वो तो है वो, क्योंकि जो ये भी एक किस्म का उद्योग है, इसमें लाभ ना हुआ तो फिर कौन इस काम को कौन इस काम करेगा। को करेगा, तो फिर प्रकाशन ही बंद हो जाएगा। दूसरी हाँ चीज क्या है कि जो हाँ, अगर दिक्कतें तो आई हैं।
अगर बात हो रही है हम्म, तो सबसे दुख दुख तब होता है जब मान लो किसी का काम हमने कह दिया अच्छा ठीक है हम कर देंगे आपका काम, और हम उसका काम मुफ्त कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे ऊपर ऐसे चढ़ा जा रहा है जैसे हम उसके गुलाम हो गए। तो लेखक हाँ, ऐसी स्थितियों में भी लेखक भूल जाते हैं। ये तो है। तो बड़ी परेशानियां हैं प्रकाशक के क्योंकि दौर में। दिक्कतें तो बहुत है, प्रकाशन कराना भी आसान काम है नहीं। हाँ, और कहीं आसान कोई तो प्रॉफिट नहीं अब है। ज्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ समय कहीं कोई पहले प्रॉफिट नहीं परिस्थितियां सर तो जी। आप ये समझ प्रॉफिट लीजिए नहीं है। कि पुस्तक का दाम जो लिखा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। समझे कि नहीं, कई संस्थाएं ऐसी हैं या कई इंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो 65% डिस्काउंट लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, हाँ, ऐसा भी हो गया है। 65% डिस्काउंट देने के बाद प्रकाशक को क्या बचेगा? हाँ, उसकी ऐसा भी हो कॉस्ट नहीं गया है। निकलेगी। तो तो ये ये सारी चीजें लेखकों को बिल्कुल बिल्कुल। समझनी चाहिए, और लेखकों को प्रकाशकों के साथ जुड़ करके निरंतरता में काम करना हाँ, चाहिए, जैसा विदेशों में होता है। लेकिन यहाँ लेखक को तो 5 प्रतियां बिल्कुल। मिल गई, उसके बाद वो फोन की घंटी भी नहीं उठाता। ये तो है। क्योंकि यहाँ लेखक हमेशा से प्रकाशक से अलग ही रहा। ये भी एक कारण रहा है कि आप वो जुड़ विदेशों में के देखिए नहीं। तो लेखक किताब आने के बाद लोकार्पण का कार्य करता है, फिर उसके बाद मोहल्ले मोहल्ले चर्चा करवाता है जहां जहां उसके लोग होते हैं, हाँ, और मुफ्त में किताबें बांटता है, तब बिकती हैं 1 लाख तब पीसेस। हाँ, ऐसे नहीं बिकती हैं। तब व्यक्ति है। हाँ, क्योंकि ये भी एक इसका पूरा तंत्र है ना जी। जैसे विदेशों में होता है, तो उसके बिना तो अच्छा, लोग अब लेते नहीं, खरीद कर पढ़ते नहीं है, ये भी हो गया है। कोई भी आदमी जो खरीद कर किताब नहीं पढ़ता है। सबसे वो पहले तो खरीदना हमें नहीं ये चाहते, चाहे सबसे पहले अपनी है चाहे किसी की। सर सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि लेखक कितना खरीदता है। लेखक अपनी ही किताब के 5 प्रतियों के अलावा खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, तो दूसरा क्यों खरीदेगा हाँ, किसी की किताब? नहीं चलेगा। जबकि तो चाहिए ये ये कि लेखक कम से कम 100 किताबें खरीदे और लोगों में वितरित करे, ताकि पता चले कि हाँ ये किताब आई है, और उसके हाँ उसके जी, माध्यम से बिल्कुल। ये चीज फैले। तो ये सारी बिल्कुल चीजें लेखकों को सोचना आवश्यक है। जब तक वो संयुक्त रूप से प्रकाशक के साथ काम नहीं करेंगे, न उनकी किताब का फायदा होगा, न प्रकाशकों का फायदा होगा। हाँ, नहीं। दूसरी चीज बिल्कुल ये भी सोचना चाहिए कि लेखक को एक किताब पर काम करना है, प्रकाशक को तो 50 किताबों पर काम करना है। तो ये सोचें कि लोकार्पण भी प्रकाशक करा दें। आप हाँ, बिलीव नहीं करोगे, लोग हमारे को इंसिस्ट करते हैं लोग कि हमारा लोकार्पण करवा हाँ दीजिए, और जब उनको बजट पकड़ा दो कि 10,000 रुपये लगेंगे तो भाग जाते हैं। तो वो ये ये एक्सपेक्ट तो है। करते हैं कि लोकार्पण भी हम करें। हाँ, वही करें। तो इस तरीके की बिना जो मतलब इसमें एक तो जी। इस तरीके की जो सोच है लेखकों की, उसे बदलना पड़ेगा। हाँ, 80% क्योंकि किताबें अब वर्सेस ये ऐसी हैं जिनके छपने का कोई पर्पज नहीं है, यूज हाँ, नहीं। नहीं हो, बिल्कुल ऐसा होता है। तो वो खरीदेगा कौन? ऐसा भी है। हम्म, बिल्कुल। तो बड़ी समस्याएं हैं। मैं तो दोनों पक्ष का देख सकता हूँ, लेखक के तौर पर भी और प्रकाशक के तौर पर भी। हाँ, बिल्कुल। मुझे यही लगता है कि प्रकाशक, कुछ प्रकाशकों को छोड़ करके बाकी सब डिलेपिडेटेड कंडीशन में हैं, और लेखकों का कोई प्रेम व्यवहार नहीं मिलता। लेखकों को तो ये रहता है जितनी मुफ्त की किताबें मिल जाए मिल जाए। दूसरी चीज खरीदारी की बात है। लोग खरीदारी क्यों करें जब लेखक ही नहीं अपनी किताब की खरीदारी करते? हाँ, बाकी कौन करेगा? क्योंकि पहले ना, पहले ऐसी भी बड़ी किताबें बिक जाती थी बहुत बिना किसी सरकारी खरीद के भी। बहुत तो अब बिकती है। कोई कोई खरीदता नहीं, जो पर्सनली कोई किताब लेना नहीं चाहता खरीद लेना कर। नहीं चाहता। हाँ, वो चाहते हैं भी ऐसे ही कहीं से 50,000 रुपए मंगा। का 50,000 रुपए का मंथली बजट बनता है, उसमें 500 रुपए का प्रावधान नहीं होता हाँ, साहित्य नहीं के होता। लिए, किताबों के लिए। पहले खरीद कर पढ़ने का बड़ा रिवाज था। जी। अब तो कोई पत्रिकाएं भी कोई नहीं खरीदता है, मैंने देखा पत्रिकाएं जहाँ सारी इसीलिए पड़ी तो रहती बंद है। हो गए, इसीलिए तो बंद हो गई सब। पड़ी रहती है, कोई नहीं लेते। तो पहले कितनी बिकती थी, बहुत लोग जी सर। जो नई लेखक नहीं है वो भी लेते थे। वो भी लेते थे। वो भी लेते थे जिनको थोड़ा हरमेव और शौक है। साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी हाँ, चीजें तो। हर साप्ताहिक, हिंदू, हाँ, इलस्ट्रेटेड वीकली। तो इलस्ट्रेटेड जरूरी वीकली, नहीं है कि कादम्बिनी, लेखक ही लेगा। तालिका, हाँ जी। हाँ, न वो जाने लोग कितनी। जो थोड़ा बहुत शौक रखते थे वो भी ले जाते हैं, जबकि ज्यादा उसमें ऐसे लोग लेते थे जो लेखक नहीं होते थे। तो ऐसा एक वशिष्ठ साहब, प्रॉब्लम यही है कि जब गुणवत्ता पूर्वक लिखा नहीं जाएगा तो पढ़ने का इंटरेस्ट हाँ, नहीं पढ़ेगा आएगा, और पढ़ेगा जब ये। पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आएगा तो किताब खरीदेगा नहीं, किताब देगा खरीदेगा नहीं तो किताब बिकेगी नहीं। नहीं। हाँ, बिल्कुल। किताब बिकेगा नहीं तो रॉयल्टी मिलेगी नहीं। हाँ, बस ये। और वो लेखक कहता हमने तो बड़ा काम किया।
अब अगर बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिनका हमको भी समझ में आता कि क्या लिखा, उनसे हाँ। कह दूं कि फला जगह से कॉपी करके तुमने हमको दे दिया है, तुमने इसमें क्या हम्म, किया है, फिर भी शोर मचाते ये हैं। बहुत चल पड़ा आजकल। हाँ, क्योंकि अब वो कॉपी पेस्ट इजी हो गया काम वैसे भी। हाँ, चलो ठीक है। तो आप संकलन कर रहे हो, संपादन कर रहे हो, वो भी एक बहुत अच्छा सारे काम है। इसका जी सर। तो हाँ, प्रकाशन ठीक संबंधी जो यही है, सूची लेकिन है, उसमें भी कुछ नवीनता चाहिए कुछ। नवीनता चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, एक आपसे और है सवाल इसका जो जी सर। बहुत लिखन जगत में चला हर बार चला रहता है, सम्मान और पुरस्कार का। हाँ हाँ। तो सम्मान पुरस्कार दो भागों में कर सकते हैं। एक तो सरकारी पुरस्कार है, या अर्ध सरकारी संस्थाएं, अकेडमी है। कुछ जो गैर सरकारी संस्थान है, तो आजकल तो बहुत से गैर सरकारी संस्थान भी ऐसे सम्मान पुरस्कार दे रहे हैं। सरकारी तो चले देखिए, हुए जैसे तैसे, लेकिन मैं हमेशा आप मैं आपका उनमें प्रश्न समझ विवाद गया। रहता मैं है। आपका प्रश्न समझ गया और मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, पहले चीज तो ये है कि दो प्रकार के पुरस्कार हैं, सरकारी और गैर सरकारी। गैर जहाँ सरकारी। तक सरकारी सम्मानों का प्रश्न उठता है, तो उसमें ये कहूंगा कि वहाँ ग्रेसम का नियम चलता है। ग्रेसम का नियम कि अच्छा व्यक्ति हम्म। मतलब बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को चलन से बाहर कर देता है। तो वहाँ पर चाटुकारों की सेना रहती है, हाँ, और बिल्कुल। वहाँ पर गुणवत्ता या काम का कोई भरोसा नहीं, हम्म, कोई विचार नहीं, कोई चीज नहीं, जिसको देना है इसको देना है, इसको देना है, बस। हाँ, तो इसलिए उन पुरस्कारों के दिए जाने के संबंध में भी गुणवत्ता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। अभी पिछले साल की बात है, इसी साल के शुरुआत की बात है, एक प्रदेशी संस्थान ने एक डोगरी भाषा का एक सम्मान किसी को दिया, लेकिन जी। आश्चर्य की बात ये थी कि उस व्यक्ति को डोगरी आती ही नहीं थी, अच्छा, अच्छा। लेकिन सम्मान दे दिया। तो हाँ, ये तो सब चीजें अंधा बांटे रेवड़ी वाली कहानी है, और बस उसके प्रति वही वही है। सोचना नहीं चाहिए। वही है। दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो ठीक है, वो कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन सम्मान कर रहे हैं ना, हाँ, कर तो रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। हम्म, तो जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का बिल्कुल। अधिकार कैसे रखते हैं? बिल्कुल। कुछ भी हो रहा है, कम से कम रेखांकित तो हो रहा है, कुछ भी हो हाँ, रहा है, लेकिन कम से कम ये तो है कि नहीं, उस विधा के बारे में ये आता है कि हाँ, साहब ये बिल्कुल। किताब को पुरस्कार मिला। कुछ भी हो हम्म, रहा है, किसी व्यक्ति का नाम तो आता है। हाँ, उसका नाम मान सम्मान तो हो ही रहा है। कम से कम मान सम्मान के कार्यक्रम में लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, नेटवर्किंग तो हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ लोकार्पण हो रहे हैं, तो पता तो चल रहा है कि ये किताब छप रही है, हाँ, छपी छप है। रही है। बिल्कुल। ठीक है ना, वक्ता भी होते हैं, तो कम से कम ये पता तो चलता है कि यहाँ शीर्षस्थ लोगों का विचार इस पुस्तक के बारे में क्या है। ये ये तो ये एक मेरे हिसाब से व्यवहारिक कदम है, और इसमें लोगों के द्वारा आलोचना किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपको मिला है तो भी ठीक है, नहीं मिला है तो भी ठीक है, हाँ, आप दूसरे को मिला है उसके ऊपर आप चिल्लपों करो, ये उचित हम्म, नहीं। ठीक बिल्कुल। है, अनधिकृत हो रहा है तो होने दीजिए। हम्म, कोई चंगू मंगू अगर कोई इनाम दे रहे हैं तो होने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। जिसको मिल रहा है उसके लिए उसकी वैल्यू है या नहीं है। हमको भी बहुत सारे पुरस्कार बुलाते हैं, देते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है, क्यों करें, लेकिन हम तो उनका मन रखने के लिए चले जाते हैं। जी, जी। हाँ, क्योंकि लोग अब काफी कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें कम से कम हिंदी का नाम लेकर के कार्यक्रम तो नाम कर रहे लेके हैं कर जिसमें रहे हैं। 25-50 लोग आते हैं। हाँ, कर रहे हैं, और उनके मन में कुछ है जो भाव है, इसलिए कर रहे हैं। तो तो भले वो पूर्णतया सार्थक कदम ना हो, लेकिन हाँ निरर्थक ना, भी नहीं है। कर तक भी नहीं है उस पे कोई। ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये फिजूल का काम है, क्योंकि भाषा और साहित्य के प्रसार के लिए किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े कदम उठाए जाते हैं किसी के द्वारा, जी, जी। तो उनका स्वागत किया जाना हाँ, चाहिए, और ऐसे सम्मानों के लिए भी स्वागत किया जाना चाहिए। जी, जी। सम्मान, खासकर जो ये प्राइवेट लोग कर रहे हैं। ये जो स्वागत है, ये उस सम्मान दाता के लिए नहीं है, ये सम्मान प्राप्तकर्ता के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से ये साहित्य के लिए है, हिंदी के लिए है, और उसे जी, यही मान करके करना चाहिए कि चलो कहीं हिंदी में कहीं कोई एक हाँ, फूल तो खिला। हुआ बिल्कुल। ये तो है, इससे थोड़ा प्रचार प्रसार और लोगों कुछ की तो हो रहा भावनाएं है। हाँ,
कि भाई चलो हिंदी साहित्य में कहीं कुछ हो रहा है। जी सर। एक प्रेरणा भी मिलती है, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जो गैर सरकारी संस्थान देते हैं, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा महत्व रखते हैं हाँ। बजाय कि सरकारी। सरकारी में तो कहीं ना कहीं कोई लाग लपेट हो जाता है। और बाकी ऐसे भी 100 में से एक लोग या 1000 में से एक लोग, एक दो लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए मरक मरीचिका है, और वो टॉप पे घूम रहे हैं कि सब सम्मान मिल जाए। लेकिन उनके लिए भी आखिरकार वो कुछ तो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, कुछ तो साहित्य को अच्छी बुरी सहयोग दे योगदान दे रहे हैं। उन्हें भी माना जाना चाहिए इससे। हम तो कहते हैं गुणवत्ता पूर्वक लिखना चाहिए, लेकिन अगर गैर गुणवत्ता पूर्वक भी लिखा गया तो उसे भी साहित्य का हिस्सा माना जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसे देखेंगे तो चंद बरदाई से लेकर के अब तक कितने ही लोगों ने कितने ही प्रकार की शैली और भाषा में लिखा, और लिख लिख करके परिष्करण होते 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 हम यहाँ तक पहुंच गए। बिल्कुल। तीसरी खैर चीज कोई। तीसरी जी। चीज रिकॉग्निशन की, जो आखिरी बात अब आपसे कहना चाहूंगा। सत्य बात तो ये है कि लेखक को लिखते रहना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते हैं। उसको चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसको क्या मिल रहा है, माँ फलेषु कदाचन। बिल्कुल। तो देखिए, उसकी आलोचना पर भी उसको डेविएट मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। जी। तुलसी तुलसी की रामायण शुरू शुरू में कितनी आलोचना की गई, उसको नदी में भी फेंक दिया गया, हाँ, फाड़ के फेंक दिया गया, आग लगा दी गई, लेकिन वही चीज आज सबके घर घर मौजूद है। जी, जी, तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए अच्छा से अच्छा लिखो, ताकि वो लोगों को आज नहीं तो कल काम का लगे। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जो हम अब लोग कहते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है या किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको जो पढ़ने की एक हमारी आदत है, प्रथा है, वो धीरे धीरे दूसरे माध्यमों के कारण बंद हो जाएगी। तो बेशक ये बहुत समय से ऐसा लोग कह रहे हैं, बंद नहीं हुई। नहीं नहीं, ये तो कोई इसके बंद नहीं बारे में होती। आपका ये क्या है? कोई बंद नहीं होती सर, सही चीज है। देखिए, अगर आप जेवर की बात करें या फैशन की बात करें, तो पुराना फैशन लौट लौट कर आता रहता है। अब क्या था? जी, जी, दूसरी चीज क्या है, वस्तु स्थिति ये है कि कुछ अभिव्यक्त किया गया जिसे पाठकों तक संप्रेषित होना चाहिए। संप्रेषण के किसी भी मोड से अगर वो पाठकों तक पहुंचती है तो उसे सार्थक माना जाना चाहिए। तो चाहे वो किंडल के थ्रू पहुंचे, चाहे वो ऑडियो बुक्स के थ्रू पहुंचे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे, पहुंच तो रही है। बिल्कुल। तो इसलिए उसके ऊपर प्रश्न उठाना या ये सोचना कि हाय में प्रिंटेड मीडिया का क्या होगा, सब चलेंगे, सब चलते रहेंगे। अब हमारे और आपके जैसे लोग तो किताब की खुशबू के बिना हाँ, किताब पढ़ने का आनंद ही नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो देखिए, हमारी लाइब्रेरी देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दिख रही है। क्योंकि ये जो किताबों का एक है, खासकर पुराने लोगों को एक चस्का है, वो तो छूट नहीं सकता। नए में भी ये तो सर्कल, जैसे आपने ठीक कहा, ये तो सर्कल है, ये आता आता है, जाता फिर रहता। जाएगा, जाएगा। आज किंडल बुक है तो कल ऑडियो बुक होगी, कल ऑडियो और बुक छोड़ म्यूजिक हो गया। करके कोई और चीज जी, आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो प्रगति है, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, चीजों को हाँ, नजदीक ला रही है, तो बिल्कुल। आने दीजिए। नई नई और चीजें आ रही दूसरी चीज क्या है कि जब टेक्नोलॉजी नजदीक ला रही है, भौगोलिक नजदीकियां ला रही है, तो उसका परिणाम व्यक्तिगत दूरियां बन के हो रहा है। तो व्यक्तिगत दूरियां होंगी, तो व्यक्तिगत दूरियों में आदमी को समय काटने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो किताबों का चलन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये तो लगता है, क्योंकि जैसे पहले टेलीविजन आया तो लोग कहते थे सारे इसी में मस्त हो गए, जी सर। उठता नहीं। अब धीरे-धीरे लोगों ने छोड़ दिया, अब कोई टेलीविज़न बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है। तो इस तरह एक जो सर्कल है, परिवर्तन है, वो चला रहता है। जी सर। और लगता नहीं कि ऐसा किताबों का कोई कभी चलन बंद होगा। जी। तो आप अब आखिर में कोई संदेश देना चाहते हो, जो हमारे नए लेखक संदेश क्या, देखिए, मैं भी अभी शिशु हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। भले मैंने इतना कुछ लिख लिया, लेकिन अपने। फिर सीख रहा हूँ। हर दिन नया दिन है सीखने के लिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नवोदित कलाकार या उदीयमान जो लेखक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जितना वो पढ़ेंगे उतना ही वो कढ़ेंगे, और जितना ही वो कढ़ेंगे उतना ही लोग उनको पढ़ेंगे। तो इसलिए अध्ययन करके, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करके, यथासंभव सूचना इकट्ठा करके उसको एक समग्रता का रूप देने के प्रयास करना चाहिए, ताकि गुणवत्ता का जो गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और पाठकों को उसमें कुछ नया मिले।
ताकि वो पढ़ने के प्रति आकर्षित हो। और दूसरी चीज ये कि व्यक्तिगत अपने रूप या अपनी छवि को बनाने की बजाय साहित्य की छवि बनानी चाहिए। वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, दूरगामी होगा, और उसके परिणाम सबको मिलेंगे। जी जी। तो आज की ये वार्ता आपके साथ बहुत अच्छी रही और आपके बहुत साहित्य अच्छी के रही साहब, बहुत अच्छी रही। बहुत कुछ जानने को मिला। उसके साथ साथ जो आज जो लिखा जा रहा है उसकी क्या समस्या है या हो सकती है, उन पर भी पर्याप्त चर्चा हुई। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी जानकारियाँ जी जो सर। उपलब्ध हुई, जो हमारे लिए अच्छी साबित होगी या हमें आगे कुछ और दिशा निर्देश देती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय निकाला। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला और हमसे चाय पर चर्चा की। ऐसी चर्चाएं समय समय पर होती रहनी चाहिए, जिससे आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ नॉलेज जी हो सकता है, और उसका फायदा हमें लिखने में मिल सकता है, और पाठकों को भी तक पाठकों तक पहुंचाना भी आसान हो सकता है। तो हम आशा करते हैं कि हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शब्बा खैर।